Hello everyone, very good morning. I hope you guys are doing fine, and let's get started with the fourth lecture of Business Environment of CSEET. Yes guys, Business Environment में we had seen कि हर business को environmental factors impact करते हैं अलग अलग तरीके से, and there are various types of environment to deal with. अगर हम लोग if we happen to have a word about the last lecture, we have had discussed about the various types of environments, those various types being political environment, economic environment, social factors, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स. आपको हर टाइप के फैक्टर्स को समझना है, हर टाइप के फैक्टर को, हमारे बिजनेस को ये फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे इंपैक्ट करेगा, ये स्टडी करना बहुत जरूरी है. और अगर हम लोग और भी फीचर्स और फैक्टर्स देखें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को हिट करते हैं, तो देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हिट द बिजनेस. There are specific forces and there are general forces. Then there's interrelation, there's uncertainty, पता नहीं क्या होने वाला है. Environment हमेशा बदलते रहता है. Relativity concept है, किसी के लिए opportunity है, किसी के लिए threat है. SWOT analysis तो आपने कर ही लिया है. और everything, all these factors together make it very 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 complex. अब यही जो types of environment है, ये किसी के लिए opportunity बन के आता है और किसी के लिए threat बन के आता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आता है, कुछ लोगों के लिए थ्रेट बन के आता है. इसी से रिलेटेड हमारा असाइनमेंट था स्वॉट एनालिसिस. इसी से रिलेटेड हमारा असाइनमेंट था स्वॉट एनालिसिस का. सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्वॉट एनालिसिस, इट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारी होती है, हमारी कंपनी की होगी, हमारी खुद की होगी. एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल होगी. ठीक है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हेल्पफुल है, वीकनेस और थ्रेट्स हार्मफुल है. तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, इसको एलाबोरेट करता हूं मैं. तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो थ्रेट, कोविड-19 इज अ थ्रेट. ठीक है, एज ए स्टूडेंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. कोविड-19 इज अ थ्रेट. उसके बाद जुलाई 2020 इज एन अपॉर्चुनिटी. जहां पे हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो जुलाई 2020 में ही होगा. ठीक है, और अगर हम लोग वीकनेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा वीकनेस है वी आर लेजी. ठीक है, और हमारा वी आर लेजी और हमारा जो स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है, ये ले डूबेगा हमें. अगर जो भी मेजर गड़बड़ होगी, स्मार्टफोन का एडिक्शन जो है हमारा, छूटता ही नहीं हमारे हाथ से सेलफोन. हम करने कुछ और जाते हैं, ओपन कुछ और करके बैठ जाते हैं. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग. So that's the weaknesses that nowadays people are feel. Okay, एक और खतरनाक weakness है, and that weakness is that's a big weakness I would say. Sleep. सोते बहुत है हम लोग, इतना कुत्ते जैसा सो लेते हैं ना हम लोग कि खुद से ही नफरत हो जाने लगती है. पढ़ने का प्लान ही करते हैं तो नींद आ जाती है. सो दैट्स वन ऑफ द वीकनेसेस दैट यू हैव. अब ये वीकनेसेस आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से रोकेंगे. ठीक है, और थ्रेट्स को हम पे हावी होने देंगे. तो आपको वीकनेसेस कम करना है. स्ट्रेंथ क्या हो सकती है हमारी? चलो लेट्स चेक आउट द ब्राइटर साइड ऑफ द वर्ल्ड. हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, तुम बताओ. स्ट्रेंथ क्या क्या है तुम्हारी? वी आर हार्ड वर्किंग. सही तो लिख रहा हूं ना मैं, कि मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं मैं? वी आर हार्ड वर्किंग. ठीक है, एंड व्हाट एल्स? हार्ड वर्किंग तो है हम लोग.
और वी आर, आई एम सो सॉरी, वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर वेरी डिटरमिन्ड, हम बहुत ही डिटर्मिनेशन से आए हैं, ठीक है, और वी आर वेरी फोकस्ड, हम लोग अपने गोल के प्रति काफी फोकस्ड है और पूरी जान लगा देंगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड वी आर वेरी फोकस्ड। आई होप ये सब गुण आप में है। तो दिस इज योर स्वॉट एनालिसिस कि CSEAT की जुलाई का अटेम्प्ट तुम पास करते हो, तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी वीकनेस है, ये एनवायरमेंटल थ्रेट है और ये एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं इसको। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी होती है, ये इंटरनल फोर्सेस है। सो दैट्स अ जनरल स्वॉट एनालिसिस, लेकिन हर एक स्टूडेंट का अपना अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस बनेगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो ये एक जनरल स्वॉट एनालिसिस है जो सबको मोस्टली एप्लीकेबल होता है। Okay, so that's that. Moving on to, when we talk about business environment, we talk about the business organizations all over the world. Yes, we are talking about all the business organizations all over the world, and we also would like to check where does India stand. हम लोग कहाँ खड़े रहते हैं when it comes to doing business. Our next agenda of concern, next case of revision is ease of doing business. इसका इंडेक्स, यानी इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है, उसमें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया कौन से रैंक पे आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सो आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड देयर आर रफली 201 कंट्रीज, 190 कंट्रीज को कंसिडर किया गया है इस लायक कि सही में ये कंट्री बिजनेस करने लायक है। तो पूरी इकोनॉमीज को कंसिडर नहीं किया, 10-15 इकोनॉमीज को छोड़ दिया गया है, सिर्फ 190 कंट्रीज आर कंसिडर्ड, और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक है 77th। यस, 2019 में इंडिया का रैंक है 77th, ठीक है। एंड दिस हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम, ठीक है, 130, फिर 100 और 77। तो 2 साल में लगभग 53 प्लेसेस हमने जंप किए और 1 साल में 23 प्लेसेस हमने जंप करी है। So that is how it is. Doing business report 2019 के हिसाब से हमने 23 पोजीशंस गेन की है। तो हम लोग 100th रैंक पे थे पिछले साल, और पिछले साल पिछले साल, और हम लोग पिछले साल 2019 में हमने 23 पोजीशंस की जंप करी, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जंप इन द वर्ल्ड। यानी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर, फ्रंटियर यानी सबसे आगे कौन, सबसे आगे है न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉइंट सिस्टम के अंदर न्यूजीलैंड को 86.76 पॉइंट्स है, तो ये सबसे आगे है। न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, लुथियाना, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नॉर्थ मैसेडोनिया, इस्टोनिया, लतविया, फिनलैंड, थाईलैंड एंड जर्मनी। सो ये सारे टॉप के, ठीक है, सबसे बेस्ट कंट्रीज है डूइंग बिजनेस में। सबसे आगे उसमें न्यूजीलैंड, उसमें हमारा रैंक कहां है, हम कितने पीछे है, दैट विल द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड इंडिया इज डिस्टेंस टू फ्रंटियर। द गैप इज कॉल्ड एज डिस्टेंस टू फ्रंटियर। सो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, DBR के हिसाब से डिस्टेंस टू फ्रंटियर इज अ स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ द इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में सबसे आगे कौन है, न्यूजीलैंड, और उसकी रैंकिंग, उसकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। क्लास टेस्ट वगैरह तो बाद में लेंगे। इंडियाज DTF स्कोर हैज इंप्रूव्ड अलॉट, 60.76 से हमने 67.23 पे जंप किया है, तो इसलिए हमारी रैंकिंग भी आगे बढ़ गई है। सो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट 10 इंडिकेटर में से 6 इंडिकेटर में, आउट ऑफ ऑल द 10 इंडिकेटर्स दैट वी हैव, ठीक है, इन 6 इंडिकेटर्स वी हैव इंप्रूव्ड, एंड बहुत ही ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया हमने कंस्ट्रक्शन की परमिट में। गाइस यही एरियाज हमें आज डिटेल में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी 129 रैंक्स की उछाल है। 2017 में हमारी 181st रैंक थी,
2018 में हमारी 52nd रैंक थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 146 रैंक थी। नाउ वी आर ऑन 80th रैंक, तो हमारी 66 प्लेसेस की जंप है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स फॉर द ईयर, वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स। पिछले 2 साल में इंप्रूवमेंट वाली हमारी कंट्री इकलौती है, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगेन वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स। और ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, इन कंट्रीज के अंदर अगेन वी आर द बेस्ट। उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज में भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हुई है। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप इंप्रूवर्स इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। यानी लगातार सालों में इंडिया की रैंकिंग सबसे अच्छी है। लगातार 2 टर्म्स में हमने 53 पोजीशंस का गेन किया है और हम लोग 6th रैंक में थे साउथ एशियन कंट्रीज में। नाउ वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट ऑन दैट फ्रंट एज वेल। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस। ये बहुत वाइटल है, इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बाद अब जिस एरिया में हमने इंप्रूवमेंट की है, 10 में से 6 इंडिकेटर्स में हमने इंप्रूवमेंट की है, उसके परफॉर्मेंसेस हमारे कैसे बढ़े हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 125 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल। इंडिकेटर वाइज हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर कंस्ट्रक्शन परमिट। सबसे पहला एरिया कंस्ट्रक्शन परमिट, बिल्डिंग बनाने के परमिट में इंडिया ने जो इंप्रूवमेंट की है, दिल्ली और मुंबई में ही सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसमें भी परमिट्स में सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन हुआ है। लेट्स चेक इट आउट। कंस्ट्रक्शन परमिट्स, द प्रोसीजर्स रिड्यूस फ्रॉम 37 to 20 इन मुंबई। यानी अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले 37 प्रोसीजर्स होती थी। कितनी? 37 प्रोसीजर्स होती थी इन 20 इन मुंबई, और 37 से लेके तो 20 प्रोसीजर्स तक हमने रिड्यूस डाउन किया है। 24 to 16 इन दिल्ली। तो पहले दिल्ली के अंदर पहले 24 प्रोसीजर्स होती थी, तो अब वो रिड्यूस होके 16 पे आ गया है। तो गाइस यही है, जितनी परमिशंस, जितनी प्रोसीजर्स की लेवल्स कम होती है उतना ही बिजनेस करना इजी हो जाता है। अब जितना बिजनेस करना इजी हो जाएगा, जितना बिजनेस करना इजी हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग अच्छा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर्स कम हो गई, ठीक है, इसलिए बिजनेस इजी हुआ, इसलिए कंस्ट्रक्शन के इसमें हमारी रैंक बहुत अच्छी हो गई है। देन टाइम रिड्यूस्ड फ्रॉम 128.5 डेज टू 99 डेज इन मुंबई। इस प्रोसीजर को पहले 128.5 डेज लगते थे, अब 99 दिन लगते हैं। 99 डेज में मुंबई में काम हो जाता है। और दिल्ली में पहले 156.5 डेज लगते थे, तो अब अगेन दिस हैज रिड्यूस्ड डाउन टू 157.51 से लेके 91 डेज पे ये कम हो गया है। तो परमिशन लेना, परमिट यानी किसी चीज का, परमिट यानी किसी चीज का परमिशन लेना। तो पहले परमिशन लेने के लिए लगभग 128 डेज लगते थे, मुंबई में लगभग 157 डेज लगते थे, दिल्ली में दोनों के नंबर ऑफ डेज 100 के अंदर आ गया। अगेन परमिशन लेने के लिए जितना कम समय लगेगा उतना ज्यादा इजी मान लिया जाएगा बिजनेस करना। देन बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 12 to 14 इन मुंबई एंड 11 to 14 इन दिल्ली। तो बिल्डिंग की जो क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट है। पहले क्वालिटी का इंडेक्स 12 था, जो अब बढ़ के हो गया है 14। यानी इस फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट है, जिस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो भी बेटर बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिल्ली के अंदर 11 से 14, यानी दिल्ली में थोड़ा और वीक था, जो अब मुंबई के साथ पैरेलल आ गया व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग क्वालिटी। तो बिल्डिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, तो दिस इज वेयर इंडिया की रैंकिंग डेफिनेटली बढ़ गई है। देन
कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये परमिशन लेने की कीमत, ठीक है, हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 23.2% टू 5.4%, यानी पूरे प्रोजेक्ट का 23% पैसा परमिशन लेने के लिए लगता था पहले। जैसे अगर मान लेते हैं प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन, प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, तो 23 करोड़ 20 लाख रुपीस सिर्फ परमिशन लेने के लिए लगते थे। अरे तो पैसा कैसे बचेगा, कौन करेगा बिजनेस, कुछ बचेगा ही नहीं ना, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट कहां से मिलेगा किसी बिजनेस में। अब ये जो कॉस्ट है परमिशन की, ये घट के होगी। पहले 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, तो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 23.2 करोड़ रुपीस लगते थे। अब 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 5 करोड़ 40 लाख रुपीस ही लगेंगे, ठीक है। सो गाइस अगेन कॉस्ट कम हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन कम हो गया, तो बिजनेस करना भी आसान हो गया। उसके बाद डीटीएफ स्कोर इंप्रूव्ड। व्हाट इज डीटीएफ, जल्दी बताओ, व्हाट इज डीटीएफ? डीटीएफ इज डिस्टेंस टू फ्रंटियर, ठीक है। तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर में स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हमारा स्कोर पहले 38.4 था, कंस्ट्रक्शन परमिट के केस में हमारा डीटीएफ था 38.8, now it has improved to 73.81. This is a massive growth. So कंस्ट्रक्शन में अगर हमारी लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा है। हमारी रैंकिंग 181st 190 में से 181 रैंक था, 181st रैंक था हमारा 2017 में, वो इंप्रूव होके हो गया है 52। सिर्फ 192 रैंक्स का जंप किया है क्योंकि ये सारे चेंजेस हुए जस्ट चेक इट आउट, इतने सारे चेंजेस हुए, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो बेसिकली ध्यान यहां देना है कि हमारा नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होती थी, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स होते थे, नंबर ऑफ स्टेजेस होते थे, वो कम हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोसीजर्स कम होगी, नंबर 2 जो समय लगता था पहले वो भी कम हो गया, उसके बाद बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ये भी अच्छा हो गया, कॉस्ट, परमिशन मिलने का कॉस्ट ये भी कम हो गया, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर्स कम हो गए, टाइम कम हो गया, जो बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल है वो बढ़ गया, उसके बाद अगेन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ये भी रिड्यूस हो गया, और डीटीएफ स्कोर ये इंप्रूव हो गया। तो इसी के कारण कंस्ट्रक्शन में हमारी रैंक ऑल ऑफ अ सडन, कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी रैंक ऑल ऑफ अ सडन 181 से सीधा 52 रैंक पे आ गई, और 129 रैंक्स की जंप है ये। थैंक्स टू, इतनी बड़ी जंप हमने कैसे करी? थैंक्स टू ऑल द इंप्रूवमेंट्स इन वेरियस एरियाज। प्रोसीजर्स कम हो गए, टाइम जो लगता था वो कम हो गया, बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल अच्छी हो गई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द परमिट्स ये भी कम हो गया, और इस सब के कारण डीटीएफ का स्कोर हमारा इंप्रूव हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन परमिट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट आर एस फॉलोस। अगेन अगर इंप्रूवमेंट होनी है तो आप दो फैक्टर्स को समझिए, कितना समय लगता है, ठीक है, दो फैक्टर्स है, कितना समय लगता है और कॉस्ट कितनी लगती है।
अगर समय भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए, तो इसका मतलब बिजनेस करना आसान हो जाएगा। बिजनेस करना आसान हो जाएगा तो लोग बिजनेस करेंगे, लोग बिजनेस करेंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी। सो लेट्स चेक इट आउट। 2017 और 18 की रेशियोज पे रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। रिपोर्ट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ 2017 एंड 2018 रिपोर्ट्स बनाई गई है 2017 और 2018 के हिसाब से, और इसकी रिपोर्टिंग हुई है 2019 में। चलो, चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। सबसे पहला, इसमें सबसे पहला इलाका है इंपोर्ट को लेके। इंपोर्ट को लेके दिल्ली की रिपोर्ट पहले पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट को लेके दिल्ली की रिपोर्ट पहले पढ़ रहे हैं, और फिर दिल्ली की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुंबई की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस 2017 में, ठीक है, सारा इंपोर्ट को लेके सारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहले 58 आवर्स लगते थे, 2018 में 25 आवर्स लगते हैं, यानी समय कम हो गया। उसके बाद 2017 में डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस यानी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डॉलर्स में कीमत लगती थी वो $140 लगती थी, 2018 में ये कम होके $100 होगी। दोनों ही टाइम और कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन में दोनों ही कम हो गए, तो अगेन बिजनेस आसान हो गया। अगेन बॉर्डर कंप्लायंस, ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कंप्लायंस ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस था। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त 2017 में 262 आवर्स लगते थे, ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज करने के लिए 262 आवर्स लगते थे। 2018 में सारी फॉर्मेलिटीज करने के लिए सिर्फ 92 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट अगर हम लोग देखें 2017 में $550 था, अब ये कम होके $323 होगी। सो दैट्स द डॉक्यूमेंट्री एंड बॉर्डर कंप्लायंस फॉर इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स के लिए भी देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट इट फर्स्ट। अब ये सारा जो था डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस और बॉर्डर कंप्लायंस, ये सारा था इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, टाइम और कॉस्ट को लेके इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से था। अब एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से चलो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं अब। और कौन सी सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी सिटी? दिल्ली। नेक्स्ट इसमें हम लोग मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा सिटी है मुंबई। अभी दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितना कॉस्ट और कितना समय कम हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट एक्सपोर्ट। कंप्लायंस यानी लॉ का पालन करना। डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस है ना, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके, ये सर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लो ये डॉक्यूमेंट। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो इसको कहते हैं कंप्लायंस, लॉ का पालन करना। सो एक्सपोर्ट के लिए पहले जस्ट अ मोमेंट, एक्सपोर्ट के लिए 2017 में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम लगता था 21 आवर्स, अब ये रिड्यूस होके हो गया है 6 आवर्स। इसकी जो कॉस्ट है वो पहले थी 90 आवर्स, ओके, $90, और अब इसकी कॉस्ट कम होके होगी $80। अगेन इसमें भी रिडक्शन हुआ है। उसके बाद बॉर्डर कंप्लायंस है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तब की जो फॉर्मेलिटीज है उसमें 2017 में 125 आवर्स लगते थे, 2018 में 77 आवर्स लगते हैं, ठीक है। कॉस्ट में पहले $413 था, अब $253 है। तो दोनों ही फ्रंट पे, एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, टाइम में और कॉस्ट में, दोनों ही जगह 2017 के कंपैरिजन में 2018 में टाइम और कॉस्ट दोनों ही, हर फैक्टर इंपोर्ट में हो या एक्सपोर्ट हो, दिल्ली में एवरीथिंग हैज कम डाउन। तो टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना इजी हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर के अंदर हमारी रैंक इसलिए 146 से 80
146 से 80 हो गई है, क्योंकि इतने सारे एरियाज में ओके दिल्ली में हम लोगों ने टाइम और कॉस्ट दोनों कम कर दिया। अब मुंबई की बारी है, मुंबई का पढ़ लेते हैं। मुंबई में डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस इंपोर्ट को लेके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस इंपोर्ट को लेके, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर मुंबई। पहले 2017 में 65 आवर्स लगते थे इंपोर्ट के लिए, अब 35 आवर्स लगते हैं। टाइम की बात करें तो, कॉस्ट की बात करें तो पहले $129 लगते थे, अब $100 ही लगते हैं, अगेन रिडक्शन है। बॉर्डर कंप्लायंस 2017 में 267 आवर्स लगते थे, अब 102 आवर्स लगते हैं, और कॉस्ट में $536 लगते थे, अब $340 लगते हैं। तो अगेन इंपोर्ट के चलते तो दोनों ही पैरामीटर्स कम हुए। अब एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस, एक्सपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस में पहले 58 आवर्स लगते थे, अब 24 आवर्स, ठीक है, पहले 58 आवर्स लगते थे, अब 24 आवर्स। उसके बाद कॉस्ट पहले $94 लगते थे, अब $75, ये और भी कम हो गया। देन बॉर्डर कंप्लायंस में पहले 85 आवर्स लगते थे, अब 34 और 54 आवर्स लगते हैं, और कॉस्ट में पहले $348 लगते थे, अब सिर्फ $250। अगेन एक्सपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस और बॉर्डर कंप्लायंस दोनों में टाइम और कॉस्ट में गिरावट आई है। जब टाइम और कॉस्ट दोनों कम लग रहा है, इसका मतलब बिजनेस करना इजी हो रहा है, और अगर बिजनेस करना आसान हो गया है, दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर है उसकी रेटिंग, उसकी रैंकिंग 146 से 80 पे आके रुक गई है। सो हमारा इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट इन दोनों में इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं दिल्ली और मुंबई की टाइम और कॉस्ट में व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस। उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में थ्योरी, रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज रिड्यूस्ड इंस्पेक्शंस सिग्निफिकेंटली। तो ठीक है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में हमने जो फर्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 125 पे, जो अभी हमने देखा, दैट वाज चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट, तो उसको टेबल के बारे में बताया। तो फर्स्ट जो ए पॉइंट है चेंजेस इन टाइम एंड कॉस्ट, वो तो कम हुआ ही है। दूसरा पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए जो हमने अभी जो टैबुलर स्ट्रक्चर पढ़ा है उससे हमें समझ में आता है। देन रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग, हैज रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली। तो जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने दिया जाता है, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने दिया जाता है, उसको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हम करने दे रहे हैं, उसको अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने दे रहे हैं, तो अगर हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने दे रहे हैं तो पूरी शिनाख्त की जाती है उस बंदे की। किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं करने देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए लाइसेंस लगता है, उसको कहते हैं एग्जिम, उसके लिए एग्जिम कोड लगता है आपको, एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड, वो सबको नहीं दिया जाता, बहुत जांच पड़ताल करके ही दिया जाता है। और एक बार लाइसेंस दे दिया तो फिर इंस्पेक्शन का जरूरत ना ज्यादा नहीं, जो भी करना है पहले ही कर लेते हैं। सो रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम। देन ई संचित अलाउस ट्रेडर्स टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, सारा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म कॉल्ड एज ई संचित। संचित यानी इत्तला करना, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दी जाती है, कोई भी चीज मैनुअली फाइल नहीं होती। तो मैनुअली फाइल नहीं होती तो इसका मतलब समय बच जाता है, दिस रिड्यूसेस द टाइम। ऑनलाइन में जैसे देखो ना, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे क्लास कर रहे हो यार, आने जाने का टाइम बच गया। इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज करोगे तो कम्यूटेशन टाइम बच जाता है। Then, time and cost to export reduced through introduction of electronic self-sealing of container at the factory. तो गाइस फैक्ट्री में ही सेल्फ सीलिंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंटेनर सील किए जाते हैं, कोई बंदा मैनुअली नहीं करता, तो इससे भी समय कम हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसके कारण हमारी रैंकिंग जो है, हमारी रैंकिंग अब, हमारी इंडिया की रैंकिंग 146 से हम लोग अब पहुंच गए हैं काफी सम्मानजनक परिस्थिति में
हमारी रैंक हो गई है 80। और जो डेवलपमेंट है, जो हमारा इंप्रूवमेंट है, वो है 66 रैंक्स की बढ़ोतरी हमने की है फॉर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। सो आई फील दैट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज कुछ कदम लिए गए, टाइम और कॉस्ट कम किया गया, सभी को परमिशन नहीं दी पहले, जिसके कारण बाद में इंस्पेक्शन कम हो गए। इंस्पेक्शन कम हो गए, जितनी ज्यादा तुम जांच पड़ताल करोगे उतना ज्यादा समय वेस्ट होता था। तो पहले ही एक रोबास्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उसी को बिजनेस करने देंगे। जो सही बंदा है पहले ही जांच पड़ताल करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं उसको। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगे, ई संचित कहते हैं उसको, एमसीक्यू का गोल्ड है ये। दिस इज गोल्ड फॉर एमसीक्यू। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर के लिए ई संचित फॉर्म आ गया है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। और टाइम और कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट रिड्यूस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग कंटेनर। तो ये सारे कदम आने के कारण 146 से हमारी रैंक सीधा 80 पे आ गई है। देयर इज अ मेजर इंप्रूवमेंट ऑफ 66 रैंक्स। ठीक है, थैंक्स टू ऑल द स्टेप्स दैट आर टेकन। ग्रेट। तो हमारे दो पैरामीटर्स हो गए अभी। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन परमिट, बिल्डिंग परमिट, जिसमें तो हमने जो प्रोग्रेस की है वो तो कोई एरिया में नहीं की है। और दूसरा, वी आर डन विद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, इस हम पूरे इत्मीनान से पढ़ रहे, पूरे धीरे धीरे पढ़ रहे कि एक भी पॉइंट हमारे जहन से छूटे ना। नेक्स्ट, सी स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी कोई नया बिजनेसमैन अगर बिजनेस करने आ रहा है तो उसके क्या हालात होते हैं देख लेते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, प्रोसीजर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 to 10 इन दिल्ली। तो पहले अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो पहले नंबर ऑफ प्रोसीजर्स थी 11, अब वो रिड्यूस होके हो गई है 10। दिल्ली में पहले नंबर ऑफ प्रोसीजर्स थी 12, अब वो रिड्यूस होके हो गई है 10 अगेन। तो यहां भी आपका प्रोसीजर कम हो गया तो टाइम बच जाएगा। टाइम रिड्यूस फ्रॉम 30 days to 16 days इन दिल्ली। ओ माय गुडनेस, टाइम की भारी गिरावट। दिल्ली के अंदर 30 days से 16 days पे आके ये मैटर रुक गया है। ठीक है, यानी अगर नए बिजनेस को सेटअप करना है तो पहले दिल्ली में 30 दिन लगते थे, अब 16 दिन लगते हैं। मुंबई में 29.5 days से अब ये नीचे आके हो गया 17 days। यानी आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ज्यादा परेशानी नहीं है आपको। यानी आपको 3-3, 4-4 महीने नहीं रुकना है, आपका 16 दिन में 17 दिन में काम हो जाएगा अगेन। तो क्या, तो बहुत ही एनकरेजिंग हो जाएगा नए बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि प्रोसीजर कम है, टाइम कम लगता है। उसके बाद पैन, टैन, डिन। पैन यानी होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हर एक इनकम टैक्स असेसी को एक परमानेंट अकाउंट नंबर लगता ही है। ठीक है, आप बहुत यंग है ये समझने के लिए, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी आप के नाम वाला कोई और शख्स देखा है? जैसे आपका नाम है सौरभ जैन, तो क्या आपने कोई और सौरभ जैन भी देखे? क्या आपने दो लोग देखे जिनके नाम सेम हो? क्या आपने दो लोग देखे जिनके नाम भी सेम है और जिनके पापा का भी नाम सेम है? जैसे गौरव अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, इतने कॉमन नाम है ये। क्या एक नाम के दो लोग रह सकते हैं? सर दो नहीं, 2000 रहेंगे इंडिया में। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से हर इंसान का एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी आपको 10 डिजिट्स पैन से मिल जाएगी। परमानेंट अकाउंट नंबर तो हो सकता है एक ही नाम के 10 लोग हो, लेकिन उन सबके पैन अलग अलग रहेंगे। इनकम टैक्स रीजंस के लिए आपको चाहिए पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। देन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टीडीएस में आपको समझाने जाऊंगा, रात हो जाएगी तो हम लोग टीडीएस में नहीं जाते। बस एक समझ लो, जैसे पैन होता है वैसे ही टैक्स डिडक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए दूसरा नंबर होता है, उसको कहते हैं टैन। और कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए होता है स्पेशली डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पहले इन सब के लिए
अलग अलग फॉर्म्स होते थे। अब वाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है, ये पैन टैन डिन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म है, वो है स्पाइस, द नेम ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये सारे मर्ज कर दिए गए एक ही फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइस। पैन टैन डिन आर नाउ मर्ज्ड विद स्पाइस, मेकिंग इट अ सिंगल फॉर्म फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो एक ही फॉर्म के अंदर आपको फिल करके देना है, और अगर आपने एक ही फॉर्म के अंदर फिल करके दे दिया, एक ही फॉर्म के अंदर फिल करके दे दिया, तो इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी बनाने का प्रोसीजर, कंपनी रजिस्टर करने का प्रोसीजर, तो आपको अलग अलग डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, स्पाइस फॉर्म में तीनों डिटेल्स एक साथ आ जाएगी। तो गाइस नंबर ऑफ फॉर्म्स कम हो गए ना, पहले पैन के लिए अलग डॉक्यूमेंट, टैन के लिए अलग फॉर्म, डिन के लिए अलग फॉर्म, ये सारी चीजें स्पाइस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, कंपनी रजिस्टर करते वक्त। तो अगर सारी चीजें एक ही फॉर्म में हो जाएगी तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिजनेसमैन के लिए इजी हो जाएगा। चलो, देन नो रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इन मुंबई। कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है कि हाँ सही में शॉप खोली है या नहीं खोली है, ठीक है, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं। तो अगेन ये प्रोसीजर कम होगी, काम आसान। एंड डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूव फ्रॉम 75.4 टू 80.6। ओ गॉड, 100 में से हमारा डीटीएफ स्कोर, 100 में से हमारा डीटीएफ स्कोर हैज स्काई रॉकेटेड 74.4। तो ये पहले से 75.4 एक अच्छा स्कोर था, लेकिन उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट होके अब ये जो नंबर है दिस हैज इंप्रूव टू 80.96, दिस हैज इंप्रूव टू 80.96 डिस्टेंस टू फ्रंटियर। सो दैट इज हाउ इट इज। स्टार्टिंग अ बिजनेस में हमारी रैंकिंग पहले भी बुरी नहीं थी, इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग अ बिजनेस में पहले हमारा 156 रैंक था, नाउ वी हैव जंप टू, अब हमारी जो रैंक है वो 137 रैंक हो गई है। तो स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस में हमारी प्रेजेंट रैंकिंग है 137। सो जो हमारी रैंकिंग है 137 पे आ गई है 156 से, और हमारा स्कोर बहुत बेटर हुआ है। तो हमने अराउंड 19 रैंक्स की छलांग लगाई है इस पैरामीटर में, 10 में से जो ये तीसरा पैरामीटर है इसमें। उसके बाद हर बिजनेस में सही समय पे पैसे मिलना बहुत जरूरी है, हर बिजनेस में सही समय पे पैसे मिलना बहुत जरूरी है। जब जिसको लोन की जरूरत है, अगर उसको उस समय पे लोन नहीं मिला तो बिजनेस में डिस्करेजमेंट होती है, बिजनेस में वो उठाव नहीं आ पाता, लोन चाहिए। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेस टू क्रेडिट। तो लेट्स चेक आउट द फोर्थ पैरामीटर, एक्सेस टू क्रेडिट। पेज नंबर 126 पे हम लोग, एक्सेस टू क्रेडिट, अ रैंक इंप्रूव फ्रॉम 29 टू 22। तो हमारी, मैं कहूंगा हमारी रैंकिंग पहले से इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है। यस गाइस, 29 से हम लोग 22 पे आ गए, और हमारा जो डिस्टेंस टू फ्रंटियर का स्कोर है डीटीएफ, हमारा जो डीटीएफ है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। डीटीएफ इंप्रूव फ्रॉम 75 टू 80, हमारा डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूव हुआ है 75 टू 80, यानी 80 पे आ गए हम लोग, 80 इज अ वेरी गुड स्कोर। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट्स इंडेक्स इंप्रूव फ्रॉम 8 टू 9। सो गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट्स यानी अगर कोई लोन के पैसे वापस नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी, इसका इंडेक्स भी हमारा इंप्रूव हो गया है
फ्रॉम 8 to 9। इससे क्या होता है, जब आप किसी पे, अगर बैंक ने किसी को पैसे दिए और वो बंदा पैसे नहीं लौटा रहा, तो बैंक के पास कुछ लीगल राइट्स आ जाने चाहिए कि हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आपके पास एक्शन लेने का समय आ चुका है, ठीक है, आपके पास एक्शन लेने का पावर बढ़ गया है। अगेन, जब पावर बढ़ जाता है तो लोग भी आसानी से लोन देते हैं। And then secured creditors will now be repaid first during the business liquidation, hence they given priority over other claims। तो guys, जिस भी बैंक ने उसको पैसा दिया है, secured creditors में उसको कंसिडर होगा। क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनको किसी बंदे को पैसे देने हैं। जैसे मैंने किसी बैंक से लोन लिया है तो बैंक मेरे लिए होगी क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी अगर मैंने बैंक को पैसे देने ही है, ये कंसेप्ट है, तो वो बैंक हो गया सिक्योर्ड। यानी मेरी एसेट बेच के बैंक को पैसे दिए जाएंगे तो बैंक बन गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी सम पर्सन हुम आई ओव मनी टू इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। सो क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर विल नाउ बी रीपेड फर्स्ट ड्यूरिंग अ बिजनेस लिक्विडेशन। जब बिजनेस बंद होता है तो पहले बैंक को पैसे दिए जाएंगे, हेंस गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेम्स। तो इनको प्रायोरिटी मिल गई तो लोग बिजनेस लोन भी आसानी से दे देते हैं। फॉलोड बाय एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। नो बिजली नो बिजनेस, सिंपल। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए होगी। तो क्या बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल रही है? अभी देखो, प्रोसीजर्स रिड्यूस फ्रॉम 5 to 3 इन दिल्ली, ठीक है। तो प्रोसीजर्स जो है दिल्ली में 5 प्रोसीजर्स होती थी, अब वो 3 होगी। अगर मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए मेरे बिजनेस के लिए तो 5 ही प्रोसीजर है, और मुंबई में 5 से 4 होगी। तो अगेन इंप्रूवमेंट है। डीटीएफ इंप्रूव फ्रॉम 85.21 टू 89.15। ओ गॉड, हमारा जो डिस्टेंस टू फ्रंटियर का स्कोर है इसमें 100 में से अब 89.15 का स्कोर आ चुका है। इससे अच्छा क्या स्कोर मिलेगा आपको? Okay, and then secured creditors, then improvement has taken place due to the commitment of the government to carry out, ठीक है, improvement has taken place due to the commitment of the government to carry out comprehensive and complex reforms supported by the bureaucracy which has changed its mindset from a regulator to a facilitator। तो अब जो गवर्नमेंट रेगुलेटर का काम करती थी, रेगुलेट करने का, अब गवर्नमेंट रेगुलेटर कम है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटर का काम कम करती है। अब आवर गवर्नमेंट इज मोर ऑफ our government is less of a regulator, our government is less of a regulator, and now government is more of a facilitator। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट पहले ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, अब गवर्नमेंट ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करती है। तो ये जो गवर्नमेंट के एंगल से जो माइंडसेट बदला है, इससे भी बिजनेसेस को काम करना आसान हो गया है। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग ने गवर्नमेंट की प्रोसेस को इजी करना, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग ने गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को इजी करना। The government has undertaken extensive exercise of stakeholders consultation to understand the challenges of the industry, government process re-engineering to provide simplified and streamlined process to create more conducive यानी helpful, easy business environment in the country. As a result of continued effort, India's rank has improved। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है, ठीक है, वो इंप्रूव हुई है। ओवरऑल 2014 में 142 रैंक थी हमारी, ठीक है। 2016 में 130th रैंक थी, 2017 में भी हमारी 130th रैंक थी, और 2018 में हमारी 77th रैंक है। डीटीएफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर 53.97,
56.05 इन 2016, 2017 में 60.76 एंड 2018 में 67.23। सो गाइस हमारी हर चीज डेवलप हुई है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह चेंजेस करने की कोशिश की है। ऑलराइट, अब जो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, द 8 इंडिकेटर्स इन विच इंडिया हैज इंप्रूव्ड ओवर लास्ट 4 years। तो अब तक हम लोग पिछले साल और पिछले के पिछले साल का कंपैरिजन करते थे। दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग लास्ट 4 years, 2014 से लेके 2018 तक का कंपैरिजन करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन परमिट्स 184 रैंक थी हमारी 2014 में, और आज कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी रैंक 52 आ गई है, आपको भी पता है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 137 रैंक थी हमारी 2014 में, आज हमारी रैंक 24 आ गई है। 113 रैंक्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स 126 था, अब 2018 में 80 हो गया है, 46 का इजाफा। पेइंग टैक्सेस में 156 का हमारा रैंक था, अब 121 आ गया है, 35 का इंक्रीमेंट हुआ यहां भी। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, यानी कंपनी बंद हो रही है तो बंद करने की प्रोसीजर आसान होती थी या नहीं, 137 रैंक थी, अब 108 रैंक होगी, यहां पे भी 29 का इंप्रूवमेंट है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेंगे ही, वो कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे वाली पार्टी से कंपेलिंगली काम करवाएंगे ही। 186 रैंक थी, अब 163 होगी, तो यहां पे भी 23 का इजाफा है 4 सालों में। स्टार्टिंग अ बिजनेस पहले 158 था, अब 137 पे आ गए हैं। अगेन देयर इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ 21 रैंक्स। एंड गेटिंग क्रेडिट में 36 रैंक था हमारा पहले, अब वो आ गया है 22nd पे। ऑलराइट, सो गाइस दीस आर द 8 इंडिकेटर्स इन विच इंडिया हैज इंप्रूव्ड ओवर द लास्ट 4 years। वैसे तो हमने अगर पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 6 इंडिकेटर्स में इंप्रूव किया है, लेकिन अगर हम लोग 4 साल में बात करें तो हमने 10 में से 8 जगह इंप्रूवमेंट की है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड how easy it is becoming to do business in India as per the World Bank Index. All right guys, so that's it for today's lecture. We are calling it a day. Study well. See you in the next video. Take care of yourself. Let me know if you have any doubts. Thank you so much. Signing off, Pawan Gaukar. Bye bye.